नमस्कार साथियों। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का हार्दिक आभार कि आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी साथियों से चर्चा करने का एक अवसर दिया है। ये समय थोड़ा सा विचित्र समय है। एक ऐसा समय है जिस समय में बहुत मुश्किल हो रही है लोगों के बीच में आपस में संवाद करने में, एकत्रित होने में। लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा करने में और उन तमाम सारे महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने में, जो विषय देश के लिए, कर्मचारी के लिए, एक नागरिक के लिए और सबसे ऊपर मनुष्यता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि इस तरीके के साधन ढूंढने पड़ रहे हैं। जब लाइव पर आके बातचीत करनी पड़ रही है, जब हम लोगों को चर्चा करने के लिए इस तरीके के, जिसको वर्चुअल प्लेसेज कहते हैं, आभासी मीडिया कहते हैं, उस आभासी मीडिया पर आना पड़ रहा है और बातचीत करनी पड़ रही है। ये एक नई तरीके की स्थिति है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमारे राजस्थान शिक्षक संघ के साथियों ने इस समस्या को बहुत जिम्मेदारी के साथ हल किया है और हल करने के साथ साथ इस तरीके के हालात भी पैदा किए हैं कि किसी भी तरीके से अपने साथियों के बीच में बात पहुंचती रहे, उनके हालचाल जाने जाते रहें। अभी मैंने राजस्थान शिक्षक संघ की इस फेसबुक पेज को देखा। 5032 से ज़्यादा आपके सदस्य हैं और जाहिर सी बात है कि उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा लोग इसको वॉच करने वाले भी होंगे, देखने वाले भी होंगे। आप सभी साथियों को शुभकामनाएं। आप सभी साथी स्वस्थ रहें और इस कोरोना के काल से भी सकुशल वापस निकल कर आएँ। मुझे आज विषय दिया गया है, मुनाफे के लिए प्रकृति का दोहन, मानवता के लिए खतरा है। इसकी शुरुआत हम लोग इसी कोरोना वायरस से करते हैं, जिसने आज पूरी की पूरी दुनिया को थर्रा के रख दिया। हम एक बड़े अफसोसनाक समय में रह रहे हैं जहां हमारी जिंदगी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर तो चर्चा नहीं होती है। समूची मानवता के लिए जो चिंता के विषय, उस पर बातचीत नहीं होती है और तमाम सारे फिजूल के मुद्दों पर हमारी बातचीत होती रहती है। जब पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, तब जयपुर में और गुड़गांव में और हरियाणा और राजस्थान के बीच में जिस तरीके की खो खो, कबड्डी हमारे निर्वाचित नेता खेल रहे हैं, उससे आप लोग अच्छी तरीके से परिचित हैं। उसके बारे में दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोरोना क्या है, जिसने पूरी की पूरी दुनिया को थर्रा दिया है? एक बहुत छोटा सा कण है, प्रकृति का एक बिफरा हुआ एक बहुत छोटा सा कण है जो इतना गुस्साया हुआ है कि जैसे बदला लेने के लिए निकला है प्रकृति के साथ और अपने साथ किए गए व्यवहार के विरोध में। ये पहली महामारी नहीं है। कभी विस्तार से बातचीत करने का अवसर मिलेगा तो अपन महामारियों के बारे में भी बातचीत करेंगे कि महामारियों ने दुनिया को किस तरीके से प्रभावित किया और बदला। लेकिन इस महामारी की एक खास बात है। इसके पहले जो प्लेग की महामारियां आती थीं, इसके पहले जो अलग अलग तरीके के फ्लू की महामारी आई, सबसे ज़्यादा महामारियां आई तो प्लेग की आई। उसके बाद स्पेनिश फ्लू के नाम पे और दूसरे तमाम सारे रोगों के नाम पर जो महामारियां आई, चेचक की भी एक महामारी आई। लेकिन उन सारी महामारियों में और इस कोरोना की महामारी में एक बुनियादी अंतर है, और वो बुनियादी अंतर ये है कि ये पहली ऐसी महामारी है जो पूरी दुनिया में एक साथ फैली हुई है। 140 से ज़्यादा देश इससे बहुत हद तक संक्रमित हैं और 140 देशों के बाद भी जो देश बचते हैं वो भी अपने आप को निरापद महसूस नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या है ये बीमारी? क्या है ये कोरोना वायरस? ये कोई नया वायरस नहीं है। एक वायरस की एक प्रजाति होती है जिसका नाम है सार्स। ये उसी सार्स प्रजाति का वायरस है और ये सार्स प्रजाति का म्यूटेटेड वायरस है, नया रूप लिया हुआ वायरस है। लेकिन इसी सार्स प्रजाति का एक वायरस कुछ साल पहले केरल में आया था जिसका नाम था निपाह।
उस निपाह वायरस की एक खास बात थी कि वो जिसको भी लगता था उसमें 80% से ज़्यादा उसकी डेथ रेट थी, मृत्यु दर थी। हालांकि केरल की हेल्थ सिस्टम ने उस पर काफ़ी काबू पाया और उस हद तक मौतें नहीं हुई, उसको भी वापस लौटा दिया गया। लेकिन ये जो वायरस है वो वायरसों का ये गुण होता है कि वायरस अपने आप को समय के हिसाब से परिवर्तित करते रहते हैं। मैं ज़्यादा वायरस ज्ञान आपके बीच में नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कोविड-19 है, ये कोविड-19 2019 की दिसंबर में पहली बार चीन की एक पेशेंट के पास देखा गया था और वहाँ के डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दी थी कि एक नए तरीके का निमोनिया है, ये सामान्य निमोनिया नहीं है। और वहाँ की वुहान के उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मिलकर ये पता लगाया था कि ये कौन सा वायरस है, और तब चूंकि वो वायरस पहली बार मिला था उस गुण का वायरस, इसलिए उसको नाम दिया गया था कोविड-19, कोरोना वायरल डिसीज, COVID-19। लेकिन दिसंबर में मिलने के बाद पिछले 6-7 महीने के अंदर अंदर इसने अपने रूप बदले हैं। अभी जब इसकी टीके की खोज हो रही है, वैक्सीन की खोज हो रही है, उस वक्त तमाम सारे वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि इसने इस बीच में म्यूटेशन किया है, एसिम्प्टोमेटिक हो गया है। पहले ये सिम्प्टोमेटिक था, जुकाम होता था, खांसी होती थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी, अब ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो गया है। अब लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन इसके बाद भी ये पाया जाता है कि वो शरीर के भीतर है। ये क्या है, क्या चीज? पहली बात तो ये कि वायरस कोई जीवित प्राणी नहीं होते, बैक्टीरिया जीवित प्राणी होते हैं, लेकिन वायरस जीवित प्राणी नहीं होते। वायरस एक तरीके का कुछ पदार्थों का खास तरीके की मात्रा में मिल जाने की वजह से उनका संगारक हो जाना होता है। ये कोविड-19 का वायरस क्या है? कोविड-19 का वायरस एक प्रोटीन का छोटा सा अणु है, जिस अणु के ऊपर फैट, चर्बी की एक परत लिपटी हुई है। और ये कॉम्बिनेशन जब नाक के जरिए या मुंह के जरिए जब हमारे शरीर में जाता है तो सबसे पहले ये श्वसन तंत्र को, सांस लेने वाले तंत्र को जाम करता है, उसका विस्तार कर देता है। उसके बाद ये फेफड़ों में जाके घर बसा लेता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसीलिए अभी तक खैरियत की बात यह है कि ये कोविड-19 का वायरस किसी जानवर से या मच्छर से या मक्खी से नहीं फैलता। ये कोविड-19 का वायरस अभी भी मनुष्य के द्वारा ही मनुष्य में जाता है, खांसने और छींकने की वजह से जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद फिर ये अपनी क्रिया करता है। और अगर इम्यूनाइजेशन की शक्ति नहीं है, खैरियत की बात यह है कि कोविड-19 से मृत्यु दर जो शुरुआत में थी वो 2.5%, 2.6% थी। अगर 100 लोगों को होगा तो 2.5 लोगों की जान खतरे में पड़ेगी। लेकिन इस बीच में उसने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी किया है, थोड़ी सी संख्या बढ़ी भी है। और दूसरी बात यह कि अगर शरीर में इम्यूनाइजेशन की शक्ति नहीं होगी, अगर शरीर में प्रतिरोधात्मक क्षमता नहीं होगी, तो ये 2.5% की संख्या भी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर प्रतिरोधी बैक्टीरिया कमजोर पड़ जाते हैं और ये हावी हो जाता है। चूंकि इसने पूरी दुनिया में बहुत क्लेश मचाया हुआ है, आतंक मचाया हुआ है, तो पूरी दुनिया इसके बारे में खोजबीन करने में भी लगी हुई है। अब इसके वजन का भी पता लगा लिया गया है। विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, वो थाली बजाने, लोटा बजाने, घंटा बजाने से बहुत आगे बढ़ चुका है। और वैज्ञानिकों ने यह बताया कि कोविड-19 का वजन 0.85 ऑटोग्राम है। वजन नापने की बहुत सारी इकाइयां हैं, बहुत सारी इकाइयां हैं जो हमारे इस्तेमाल में भी नहीं आती हैं, क्योंकि उस तरीके के नाप जोक के यंत्र आम इस्तेमाल के नहीं होते हैं, वो केवल वैज्ञानिकों के लिए, प्रयोगशालाओं के लिए होते हैं। उसमें एक बहुत ही सूक्ष्म माप है, ऑटोग्राम। एक कोविड-19 के एक वायरस का वजन होता है 0.85 ऑटोग्राम। एक ऑटोग्राम कितना होता है? जो गणित के शिक्षक हैं या जिन्होंने गणित पढ़ा है वो समझते हैं कि वो इस बात को समझ सकते हैं कि एक ऑटोग्राम 10⁻18 माइनस 10⁻18 ग्राम होता है। मतलब इसको अगर ग्राम में नापने की हम लोग कोशिश करें तो 0 दशमलव के बाद 0.0000006 जीरो लगाने के बाद 5 लगते हैं, उतना ग्राम होता है। 0.0000005 ग्राम, इतना छोटा सा वायरस।
और ये जो मैंने वजन गिनाया आपको, वो वजन उन 70 अरब वायरसों का है जो एक मनुष्य के शरीर में पहुंचने के बाद उसको बीमार करते हैं। सोचिए कितना छोटा सा वायरस है। पूरी दुनिया के 150 के आसपास देशों में जहां ये वायरस ने कहर ढाया हुआ है, उसमें केवल 1 ग्राम वायरस इस्तेमाल हुए हैं। तो इतने छोटा सा वायरस है, इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। क्या इसका कोई संदेश है? क्या ये बीमारी के अलावा दुनिया की मानवता के लिए कोई संदेश लेकर आया है, कोई मैसेज लेकर आया है? हमें लगता है कि वो मैसेज लेकर आया है, उस मैसेज को पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन उस मैसेज को पढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये 2 तरीके से फैलता है। पहला, सीधे आमने सामने एक दूसरे के खांसने से। जब हम खांसते हैं या जब हम छींकते हैं तो हमें लगता नहीं है कि कुछ बाहर गया है, लेकिन कम से कम 3000 पार्टिकल्स एक खांसी या छींक में हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद जो सामने व्यक्ति खड़ा हुआ है उसकी सांस में जाते हैं, क्योंकि वो वायुमंडल में भी थोड़ी देर तक तैरते रहते हैं। इसीलिए ये बात बार बार कही जाती है कि मुंह पर मास्क लगा के रखिए, ताकि आपने नहीं खांसा लेकिन सामने वाले ने अगर खांसा है तो उसके खांसी के साथ अगर बाय द वे वायरस निकल कर आ रहा है तो वो आपके जीवन को खतरे में न डाले। इसलिए मास्क पहनने की बात की जाती है। उसके बाद जब आप खांसते या छींकते हैं तो वो उसके जो कण हैं, कितने छोटे कण हैं ये तो मैंने बताया अभी आपको, वो कण जमीन पर, लकड़ी पर, टेबल पर, ग्लास पर, किसी न किसी स्थान पर गिर जाते हैं। और गिर जाने के बाद इसकी आयु 3 दिन से लेकर 12 घंटे तक अलग अलग चीज़ों पर होती है। जो चीज़ें जल्दी सूखने वाली होती हैं वहाँ पर इसकी जल्दी मौत हो जाती है, लेकिन वहाँ पर ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। और जो चीज़ें देरी से सूखने वाली होती हैं वहाँ पर ये ज़्यादा समय तक रहता है। और बाय द वे आपके हाथ से अगर वो लग गया, उदाहरण के लिए एक रेलिंग है, आप सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, उस रेलिंग पर कोई कोरोना वायरस के पेशेंट ने, जिसके सिम्टम्स नहीं थे, वो खांसने के बाद अपने हाथ को रखते हुए गया है तो वहाँ पर वो चिपके हुए हैं महाशय, तो आपका हाथ उससे लग सकता है, आपका हाथ टेबल से लग सकता है, आपका हाथ बस में, या मतलब ऐसे किसी भी संपर्क के स्थान पर जहाँ किसी दूसरे का हाथ रखा हुआ था वहाँ पर अगर आपका हाथ रख जाता है तो वो आपके हाथ में आ जाता है। और हाथ में आने के बाद फिर वो नाक पे भी जा सकता है, मुंह पर भी जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि बार बार हाथ धोइए साबुन से। साबुन से हाथ धोने की बात क्यों कही जाती है? ये फैट लिपटी हुई है, इसके चारों तरफ चर्बी लिपटी हुई है। चर्बी मतलब घी या तेल। और हम घर के इस्तेमाल में जानते हैं कि जब हमारे हाथ में घी या तेल लग जाता है तो उसे साफ करने का सबसे आसान तरीका है साबुन लगाना, क्योंकि उस झाग में वो चर्बी पिघल जाती है और चर्बी पिघल के बह जाती है। तो इसके चारों तरफ जो चर्बी लिपटी हुई है कोरोना वायरस के, जब हम साबुन से हाथ धोते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को मला जाना चाहिए साबुन से, क्योंकि जितने ज़्यादा झाग पैदा होंगे उतनी ही जल्दी कोरोना वायरस के ऊपर जो चर्बी की परत, फैट की परत जो लिपटी हुई है, वो फैट की चिकनाई की परत घुलेगी, और घुलने के बाद अंदर की प्रोटीन अपने आप नष्ट हो जाएगी, और वायरस की जो आक्रामकता है या वायरस का जो अस्तित्व है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। लोग कहते हैं कि 61% एल्कोहल वाले कंटेंट के जो सैनिटाइजर होते हैं वो भी काम करते हैं। पिछले 4 महीने में सैनिटाइजर की मार्केट इस देश में सबसे जोरदार तरीके से चली है, लेकिन सैनिटाइजर्स की उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर घर में जो भी साबुन है उस उपलब्ध साबुन के साथ भी अगर हम 20 सेकंड तक अपने हाथ को धो लेते हैं बाहर से आने के तत्काल बाद, या बीच बीच में भी अगर किसी दफ्तर में है या किसी काम से गए हुए हैं, तो वो भी हमारे लिए उतना ही काम करता है। इसलिए सैनिटाइजर कोई बहुत महत्वपूर्ण आइटम है, ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन बाजार है, बाजार मौत बेच सकता है, बाजार जिंदगियां बेचने के अलावा सब कुछ बेच सकता है, तो बाजार सैनिटाइजर भी बेच रहा है। बाजार अभी परसों तक N95 मास्क भी बेच रहा था, जिसके बारे में विशेषज्ञों ने कहा है कि इससे कोई फायदा नहीं होता। करोड़ों अरबों रुपए के मास्क बिक गए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब दूसरे मास्क आएंगे। इसलिए बाजार की तो छोड़िए, ज़्यादा सावधानी इस बात पर है कि हमारा हाथ सैनिटाइज होना चाहिए। जो भी शरीर का हिस्सा स्पर्श में आता है, जो हमारे शरीर के संपर्क में आता है, उसको निश्चित रूप से साबुन के साथ बार बार धोना चाहिए। इसलिए मास्क पहनिए, साबुन से बार बार हाथ धोइए, कोरोना से बचिए।
हालांकि अभी भी इसकी मृत्यु दर बहुत कम है बाकी महामारियों की तुलना में, लेकिन किसी एक जान की जोखिम भी क्यों उठाई जाए, ये थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप लोग चूंकि राजस्थान शिक्षक संघ जैसे जागरूक संगठन के लोग हैं, इसलिए केवल अपने लिए ही नहीं, हमें अपने सारे लोगों के बीच में भी ये बात फैलानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना के साथ एक और बीमारी आई है जिसका नाम है मोरोना। मोरोन अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है मूर्खता। एक मूर्खता की भी बीमारी आई है, एक ठगी का अंधविश्वास भी फैलाया जा रहा है, और बजाय इसके कि लोगों को ये समझाया जाए कि ये एक बीमारी है, इसका एक वैज्ञानिक इलाज है, इलाज विज्ञान में है, इस पर चर्चा करने की बजाय मैं जिस शहर में बैठ के बोल रहा हूँ, वहाँ की जो सांसद हैं भोपाल की, उन्होंने कल फरमाया कि 5 अगस्त तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो कोरोना अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसके पहले किसी मंत्री जी ने, वो शायद आपके राजस्थान के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री ने, उनने कहा है कि भाभी जी के पापड़ अगर खाओगे तो आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। उसके पहले इस देश के जो ब्रह्मा जी हैं, वैसे देश का कहना उनको ठीक नहीं है, वो तो दुनिया भर के ब्रह्मा हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं, उन ब्रह्मा जी ने कहा था कि थाली लोटा बाल्टी अगर बजाओगे जोरदार तरीके से 5 मिनट तक लगातार, तो उससे जो झंकार पैदा होगी, उस झंकार से कोरोना मर जाएगा। ज़्यादातर लोगों ने बजा के देख लिया, लेकिन कोरोना और तेज़ी के साथ आ रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि आने वाले महीनों में सितंबर तक और भी तेज़ी के साथ आने की आशंका बनी हुई है। उसके बाद ये कहा गया कि जहाज़ों से फूल बरसाएंगे तो कोरोना चला जाएगा। वो ये नहीं समझे कि बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये गाना फिल्म में ही ठीक लगता है, कोरोना के को ये गाना पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानता, जानने को तो वो कोई भी भाषा नहीं जानता। लेकिन ये भी मस्करी हुई। उसके बाद ये बहस चली कि गोबर का इस्तेमाल करो, गौमूत्र का के नुस्खे अगर लोगे तो ठीक हो जाएगा। ये अंधविश्वासी ने, देखिए कोई भी बीमारी अगर आती है तो ये एक अवसर होता है अपनी जनता को शिक्षित करने का। ये बहुत बड़ा मौका था जिसमें पूरे देश का राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व और सारे पूरे के पूरे अमले को और सारे जागरूक लोगों को लोगों के बीच में भिड़ जाना चाहिए था। ये बताना चाहिए था कि ये क्यों पैदा हुआ, इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, वायरस क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं। लेकिन ये बताने की बजाय हम इसमें अंधविश्वास फैलाने में, पोंगापंथी बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि मज़ेदार बात यह है कि जो ये कहते हैं कि थाली बजाओ, जो ये कहते हैं कि लोटा बजाओ, जो ये कहते हैं कि गोबर गौमूत्र से काम चलाओ, भाभी जी के पापड़ खाओ, वही जब बीमार पड़ते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी को कोरोना हो गया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लेकिन यही सज्जन थे जो सज्जन अभी 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जब मार्च में शपथ ली थी, तब इन्होंने कहा यार क्या कोरोना वोरोना की नौटंकी है, ये तो ठीक हो जाएगा, ये तो जुकाम बुखार है, आराम से ठीक हो जाएगा, कोई करने की आवश्यकता नहीं है। यही थे जिन्होंने करोड़ों की संख्या में रामदेव की काढ़े की मार्केटिंग की थी, काढ़ा खरीदा था और लोगों के बीच में बंटवाया था कि काढ़ा पीने से वो ठीक हो जाएगा। यही वो लोग थे जो थाली भी बजा रहे थे, लोटा भी। लेकिन जब खुद बीमार पड़े तो सीधे यहाँ के भोपाल के सबसे महंगे हॉस्पिटल में भर्ती हुए। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने गौमूत्र या गोबर का इस्तेमाल नहीं किया। इंसान की जान कीमती है, चाहे वो शिवराज सिंह जी की हो, चाहे वो सचिन पायलट साहब की हो, चाहे वो किसी दूसरे की हो। जब भी बीमार पड़ो तो डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि इंसान को बचाने का काम केवल विज्ञान कर सकता है। विज्ञान को छोड़कर और कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आई नहीं। क्या है ये बैक्टीरिया? क्या है ये वायरस? बैक्टीरिया और वायरस हमारी जिंदगी और प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो गड़बड़ा जाएगी, और वो गड़बड़ा जाएगी जब उसका संतुलन बिगड़ जाएगा तो उसके बाद वही होगा जो हो रहा है। ये बात समझने की आवश्यकता। मैं अखिल भारतीय किसान सभा में कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं। अपने संगठन के लिए किसानों की एक मीटिंग लेने के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ के और झारखंड के कुछ इलाकों में गए, तो किसानों ने हमें ये बताया कि हाथी जो आमतौर से जंगल में रहा करते थे, अब हाथी गांव की ओर आ रहे हैं। हाथी गांव की ओर नहीं आ रहे हैं। हाथी जिस इलाके में रहा करते थे वहां पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां पहुंच गई हैं,
खदान को खोदने के लिए धमाके कर रही हैं, डायनामाइट लगा रही हैं, आपने उनके घर में विस्फोट करना शुरू कर दिया है, तो वो अपने घर से बदमाशी में दूसरे घर की तलाश करने के लिए आ रहे हैं। वो आपके घर में नहीं आ रहे हैं, पूंजी के मुनाफे के लिए डायनामाइट लेके बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनके यहां पहुंची हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो देश का दूसरा हिस्सा हो। प्रकृति को इस तरीके से विचलित किया जा रहा है। बाढ़ तबाही मचाए हुए है, उस बाढ़ को थाम नहीं पा रहे हैं। हर साल हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, लाखों की संख्या में मकान टूटते हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में गांव तबाह होते हैं। बारिश अपना मौसम भूल गई है। जब पानी बरसना चाहिए तब नहीं बरसता है, जब नहीं बरसना चाहिए तब तेज बारिश हो जाती है। किसान के लिए समय पर वर्षा न होना भी एक संकट है और समय के बाद अतिवर्षा होना भी एक संकट है। ये सब हो क्या रहा है? क्या बारिश मौसम भूल गई है? क्या हाथी रास्ता भूल गए हैं? क्या बाढ़ ने फैसला कर लिया है कि वो आएगी? क्या सूखे ने ये तय कर लिया है कि वो चाहे जब हम कहेगा हम जिस मध्य प्रदेश में है वहां पिछले 10 साल में 7 साल तक लगातार सूखा पड़ा। ये इसलिए हो रहा है कि इस पृथ्वी की एक बायोडाइवर्सिटी है, एक जैव विविधता है, एक संतुलन है उसके बीच में। उस जैव विविधता के संतुलन को आप अगर गड्ढमड करेंगे, उसको आप अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो विचलित होगी। इस शरीर को अगर हम ये पृथ्वी मान लें, इस शरीर की एक जैव विविधता है, इसमें एक किडनी है, वो दिखती नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन उसके बिना जीवन नहीं है। इस शरीर का एक फेफड़ा है, वो 2 फेफड़े जो हैं उनका भी वो दिखते नहीं है, लेकिन उनकी वजह से जीवन है। ऐसे शरीर में न जाने कितने अंग हैं जिनकी वजह से जीवन है। आप अगर फिल्म देखने के लिए, आप अगर अय्याशी करने के लिए अपनी किडनी बेच देंगे और उसके बाद आप अगर बीमार पड़ेंगे, तो इसके लिए दोष किसको देंगे? बीमारी को दोष देंगे या अपनी हवस को दोष देंगे? जैव विविधता के साथ जो हो रहा है वो दरअसल किडनी और फेफड़े इस पृथ्वी के, इस धरा के पृथ्वी और फेफड़ों को बेचकर, उसके खून को बेचकर कमाई के जो पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा, कॉरपोरेट घरानों के द्वारा, उसकी वजह से पूरे का पूरा वातावरण बिगड़ गया है। ये जैव विविधता जो है, ये जो पारस्परिकता है, एक दूसरे की जो पूरकता है, कमाल की है। ये किसी ने पैदा नहीं की है, अरबों साल में विकसित होकर आए। अरबों साल में एक दूसरे के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए अपने आप को उसने एक दूसरे के पूरक के रूप में विकसित किया। मैं 2-3 उदाहरण दे रहा हूं आपको। अमेरिका में बोर्नियो नाम का एक जंगल है। उस जंगल में 15 हेक्टेयर की जमीन का एक टुकड़ा है। 15 हेक्टेयर मतलब 37 एकड़ के आसपास। वो ऐसा टुकड़ा है जिसमें 15 हेक्टेयर 37 एकड़, वो एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें पौधों की 700 प्रजातियां पाई जाती हैं। 700 मतलब उस 37 एकड़ के टुकड़े पर, बोर्नियो के जंगल में जो 700 प्रजातियां पाई जाती हैं, पूरे अमेरिका में भी लगभग 700 प्रजातियां ही पाई जाती हैं। तो मतलब पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने पेड़ पाए जाते हैं, जितनी जातियों के पेड़ पाए जाते हैं, प्रजातियों के, उतने उस 37 एकड़ के टुकड़े पर है। यह है जैव विविधता। जिन्होंने चार्ल्स डार्विन को पढ़ा होगा और उनकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पढ़ी होगी, जातियों का विकास, उन्हें मालूम पड़ा होगा कि वो किस तरीके से अपने पानी के जहाज पर वर्षों तक घूमते रहे थे अलग अलग टापुओं से, और वहां से अलग अलग तरीके के नमूने लेकर आए थे, जिनके जरिए उन्होंने ये प्रमाणित किया था कि किस तरीके से प्रकृति के वायुमंडल के साथ और जीवन के अस्तित्व के साथ संघर्ष करते करते प्राणी का विकास हुआ। ऐसी विविधता है वहां की छोड़िए, हमारे शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया हैं, करोड़ों माइक्रोब्स कहते हैं इनको। ये अगर नहीं हो तो हम जीवित नहीं रहेंगे।
ये इनमें थोड़ा सा भी संतुलन अगर बिगड़ता है तो शरीर बीमार हो जाता है। बैक्टीरियास, गुड गाइज कहते हैं उनको, अच्छे बच्चे। इन अच्छे बच्चों की वजह से जीवन चल रहा है, हमें मौत नहीं आती। हमारा साथ छोड़ के ये बैक्टीरिया गुड गाइज चले जाते हैं तो शरीर काम करना बंद कर देता है। 2500 साल पहले एक बहुत बड़े वैद्य हुए थे इस देश में, जिनका नाम था चरक। उन चरक ने क्या कहा था? उन चरक ने यह कहा था कि बीमार पड़ने पर, शरीर में कोई दोष उत्पन्न होने पर, अगर किसी पुरोहित को दान देने का काम जो करता है या मंदिर पर चढ़ावा चढ़ाने का काम कोई अगर करता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और कोई अगर ये कहता है कि यज्ञ करने से या पूजा अर्चना करने से या दान करने से तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, उससे बड़ा ठग कोई नहीं है, चरक ने कहा था। और उसी वाक्य में उन्होंने ये कहा था कि इस शरीर का निर्माण इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों के अलग अलग मात्रा में मिलने की वजह से हुआ है। इसमें कोई बीमारी अगर पैदा होती है तो किसी पदार्थ की मात्रा के बढ़ जाने या कम हो जाने की वजह से होती है। इसलिए उसे अगर ठीक करना है तो उस पदार्थ की मात्रा के संतुलन को दोबारा से बहाल किया जाना चाहिए। एक भी पदार्थ का संतुलन बिगड़ता है तो वो हमारी पूरी की पूरी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। किस तरीके से योगदान देते हैं ये बैक्टीरिया? आप में से बहुत सारे लोग विज्ञान के शिक्षक हैं, मैं छात्र बोलने वाला था, सॉरी, शिक्षक हैं, आप तो पढ़े होंगे। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं हमारे जो ग्रामीण इलाके का है कि केंचुआ एक ऐसा प्राणी होता है जिसे शायद ही कोई पालता हो, लेकिन उस केंचुए का कितना बड़ा योगदान है खेती में। वो जमीन को लगातार, जितना काम हल से नहीं हो सकता, जितना काम ट्रैक्टर से नहीं हो सकता, उतना काम वो बिना कहे हुए, बिना तनख्वाह लिए हुए अपने आप ऑटोमेटिकली करता रहता है, जमीन की काया पलट करता रहता है। हम जो दूध पीते हैं उसमें बैक्टीरियाज होते हैं। उस दूध से जब दही बनता है तो उसके बैक्टीरियाज का रूप बदल जाता है। उस दही को जब हम छाछ में या मठा में तब्दील करते हैं तो उसका रूप बदल जाता है, नए बैक्टीरियाज आ जाते हैं। और उनकी वजह से चाहे वो दूध हो, चाहे वो दही हो, चाहे छाछ हो, चाहे सिरका हो, चाहे वो सब्जी हो, ये अलग अलग तरीके के बैक्टीरियाज की वजह से उनको होता है। अब मैं एक ही उदाहरण आपको दे रहा हूं कि हमारे मनुष्यता ने, हमारी सभ्यता ने स्वाद विकसित किए, लेकिन उन स्वादों का भी एक विज्ञान है। किस सब्जी के साथ जीरा डाला जाना चाहिए, किस दाल के साथ मेथी दाने का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस दाल के साथ राई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अलग अलग तरीके के औषध गुण वाले मसालों का उपयोग किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसका भी एक प्रबंध है जो अनुभव के साथ हासिल किया गया। लेकिन उसका भी एक विज्ञान है कि एक खास तरीके का बैक्टीरिया पैदा होगा, इसके खाने की वजह से लोग कहते हैं ना बादी पैदा हो जाएगी या एसिडिटी हो जाएगी। उसको शांत करने के लिए अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं या लहसुन का ये कर सकते हैं या नींबू का कर सकते हैं या छाछ का हम लोग कर सकते हैं। ये बैक्टीरियाज के संतुलन को बनाने और बिगाड़ने का ही खेल है जिसकी वजह से जीवन चलता है। तो जब जीवन उन पर निर्भर है तो वो प्रकृति के सबसे पुराने वारिस अगर उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? अभी तक विज्ञान ने जितनी भी कुल जीवित प्रजातियां खोजी हैं वो लगभग 17 लाख के आसपास हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि वो 10 करोड़ के करीब हो सकती हैं। इनमें बैक्टीरिया शामिल नहीं है जो अरबों की संख्या में। करोड़ों बैक्टीरिया खोजे जा चुके हैं, उनके गुण अवगुण के बारे में विज्ञान खोज कर चुका है। मैं केवल एक उदाहरण आपको दूं बहुत ही आसानी के साथ ये समझाने के लिए कि उनकी कितनी अहमियत है कि अनाज पैदा करने का मुख्य आधार है मिट्टी, और एक चम्मच मिट्टी में 10 से लेकर 50,000 तक बैक्टीरियाज होते हैं। उन बैक्टीरियाज का संतुलन जब खाद को डालने की वजह से, खास तरीके के खाद का लंबे समय तक इस्तेमाल करने की वजह से मिट्टी में उन बैक्टीरियाज का संतुलन जब बिगड़ जाता है तो जमीन बंजर हो जाती है। तो वो हमारे जीवन का हिस्सा है। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के बिना मनुष्यता का कोई भविष्य नहीं है। और इसके साथ अगर कोई भी वैकल्पिक प्रबंध किए बिना अगर छेड़खानी करेंगे और उसके आधार पर कुछ मुट्ठी भर लोग कमा सकते हैं,
अपनी दौलत को बढ़ा सकते हैं, लेकिन करोड़ों की संख्या में लोग मारे जाएंगे। बैक्टीरिया और वायरसों का हमला इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। इसे और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ उदाहरण आपके बीच में दे रहा हूं। जैसे एक शोध आई कि जर्मनी में पिछले 25 साल में 75% से ज़्यादा कीट मारे जा चुके हैं, खत्म हो गए। एक आरामदेह, एक मतलब हाईली सैनिटाइज जिंदगी के नाम पर उन्होंने उन कीटों को भी समाप्त कर दिया है जो प्रकृति का दरअसल बैलेंस बनाते थे। वो ज्यादा हानिकारक कीटों को खाकर उसके बैलेंस को बरकरार रखते थे। ऐसे 75% कीट समाप्त हो गए। पिछले सैकड़ों वर्षों में इसी मुनाफे की हवस ने आज ये स्थिति पैदा कर दी है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, रीढ़धारी प्राणी जो है, उन रीढ़धारी प्राणियों का 97% हिस्सा या तो मनुष्य है या मनुष्य द्वारा पाले जाने वाले जानवर हैं, जो उसके लिए पशुधन के रूप में काम आते हैं, लाइव स्टॉक के रूप में काम आते हैं। बाकी जंगलों में सिर्फ 3% रीढ़धारी प्राणी बचे हैं। संतुलन को पर्याप्त तरीके से बिगाड़ा जा चुका है। लेकिन अब तो ये बाकायदा टाइम बम की घड़ी की तरह से सिर पर चढ़कर टिक टिक करने लगे हैं। अब तो खतरा वास्तविक बनकर आ गया है और इस खतरे को आजकल जो चर्चा की जा रही है दुनिया भर में, हमारे यहाँ नहीं होती ऐसी चीज़ों पर चर्चा। हमारे यहाँ चर्चा करने के लिए जमूरे बहुत सारे हैं, वो कुछ न कुछ ले आते हैं, कभी न कभी किसी ने, कभी तबलीगी जमात को ले आएंगे, कभी जी न्यूज़ को ले आएंगे, कभी किसी को ले आएंगे, कभी मंदिर को ले आएंगे, कभी मस्जिद को ले आएंगे, कभी जात को ले आएंगे, कभी कुजात को ले आएंगे, कुछ न कुछ ले आएंगे। लेकिन अब ये बढ़ रहा है और ये जो जलवायु परिवर्तन सामने दिख रहा है, वो जलवायु परिवर्तन बिल्ली या शुतुरमुर्ग की तरह जब हमला होता है तब अपने सर को मिट्टी में छुपा लेने से ये हमला टलने वाला नहीं है। इसे देखना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा और इससे बाहर निकलने का रास्ता निकालना पड़ेगा। इसकी अनदेखी करना मूर्खता ही नहीं है, बल्कि समूची मानवता के साथ, समूची मनुष्यता के साथ, पूरी पृथ्वी के जीवन के साथ विश्वासघात भी है, अपराध भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज से 1.5-2 साल पहले बोलते हुए ये कहा था कि क्या ये ग्लोबल वार्मिंग की बात होती है, मौसम गर्म हो रहा है। अरे हमारे यहाँ तो पहले से भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ये सब फालतू की बात है, इससे कुछ नहीं होता। इसकी एक खास तरीके की पॉलिटिकल इकोनॉमी है जिसके बारे में अपन लोग संक्षेप में बातचीत करेंगे। पहले ये समझ लें कि ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पूरी वायुमंडल का भी एक इकोसिस्टम है, जैसे शरीर का है कि फेफड़ा भी है, किडनी भी है, हार्ट भी है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूसी भी है, हीमोग्लोबिन भी है, कोरोना भी मतलब ये जो आंख वाला है, जो कॉर्निया भी है, सब चीजें उसी तरीके से वायुमंडल का भी एक इकोसिस्टम है। इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, जो जहरीली गैस है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में औद्योगिक उत्पादन के जरिए या फॉसिल फ्यूल के जरिए, कोयले या पेट्रोल या डीजल के जरिए पैदा की जाती है, जो ज़्यादातर औद्योगिक अव्यवस्था के जरिए पैदा की जाती है, उसका शुद्धिकरण करते हैं समंदर का पानी और जंगल के वृक्ष। अब अगर जंगल को आप पूरी तरीके से साफ कर देंगे, जैसे कि अभी ब्राजील के जंगल में आग लगी थी, अमेजन के जंगल में, तब ये कहा गया था कि वो पूरी दुनिया का फेफड़ा है, इतना बड़ा गहरा जंगल है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्धिकरण करके उसको ऑक्सीजन में बदलता है। वहां पर आग लगा दी गई थी ताकि कॉरपोरेट कंपनियों को उस इलाके में अपने काम को करने में आसानी हो जाए। और ब्राजील के प्रधानमंत्री, जो मोदी जी के बड़े खास दोस्त है, बोल्सोनारो, जिनको अभी कोरोना हो गया है, उनसे जब कहा गया पूरी दुनिया भर ने कि हम इस आग को बुझाने में आपकी मदद करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हमको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, जलने दो जंगल। तो स्थिति ये आई है कि वो जो साफ करते थे, उन साफ करने वाली तंत्रों को साफ किया जा रहा है मुनाफे के लिए, जंगल काटे जा रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा रही है। और नतीजा ये निकला है कि आज पूरी दुनिया भर में वैज्ञानिकों का मानना है कि 1750 में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी, तब से लेकर 2011 तक कार्बन मोनोऑक्साइड का एक बैकलॉग इकट्ठा हो गया है।
जो समंदर शुद्ध नहीं कर पाया, जो जंगल के पेड़ ऑक्सीजन में तब्दील नहीं कर पाए, इतना भंडार इकट्ठा हो गया है, वो लगभग 20% के आसपास का बैकलॉग है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे घर में बिना खिड़की का, बिना दरवाजे का, बिना रोशनदान का एक कमरा हो और उसमें हम चूल्हे पर रोटी बनाएं, तो उसके बाद जो उस हवा को बाहर जाकर, बाहर की ताजी हवा को लाने के रास्ते अगर बंद होंगे तो जाहिर सी बात है कि कमरे में घुटन भी होगी, कमरे में गर्मी भी होगी। और कई बार जब सर्दी के मौके में बरोसी रखी रह जाती है नीचे गर्म करने के लिए, तो वो धीमे से मार भी देती है पूरे के पूरे परिवार को, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जबरदस्त ताकत में इकट्ठा हो जाती है। पृथ्वी के साथ यही हो रहा है, और पृथ्वी के साथ यही नहीं हो रहा। और ये खतरा कितना वास्तविक है, आप और हम लोग तो अभी मास्क लगा के घूम रहे हैं, दिल्ली में रहने वाले लोग तो पिछले 5 साल से मास्क लगा के घूम रहे हैं। इससे ज्यादा करने वाले मास्क लगाए हुए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम आ गया, वहां पर प्रदूषण बहुत बढ़ गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा, कभी जाइएगा अगर दिल्ली तो देखकर आइएगा, कनॉट प्लेस में और दिल्ली की दूसरी जगहों पर ऑक्सीजन कैफे खुल गए, जहां पर आप जा सकते हैं और पैसा देने के बाद 1 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, जितनी आपकी जेब में पैसा है, ऑक्सीजन लेकर आ सकते हैं, सांस लेके आ सकते हैं। तो वो तो बाजार खोज लेंगे, ऑक्सीजन भी बेच लेंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? हमारा जीवन संकट में पड़ेगा। हमारा मतलब पूरी पृथ्वी का। एक खतरा तो ये, और दूसरा खतरा ये है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो जहरीली गैसें हैं, वो जहरीली गैसें ऊपर भी जाती हैं वायुमंडल में, और इस पृथ्वी के चारों ओर एक झिल्ली है जिसे कहा जाता है ओजोन की परत। उस झिल्ली में छेद कर देती हैं। उसका नुकसान यह होता है कि सूरज की किरणें जो उस झिल्ली की वजह से छन कर आया करती थी, वो सीधी आने लगती है, और उनकी अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से भी इस धरती पर और नए तरीके की गर्मी, विकृतियां और समस्याएं पैदा होती हैं। मोदी जी कहते हैं गर्मी बढ़ने से क्या होता है? दुनिया से पूछिए। एक छोटा सा देश है भारत के नीचे हिंद महासागर में, मालदीव नाम है उसका। उस मालदीव के पूरे मंत्रिमंडल ने, आज से 2-2.5 साल पहले की बात है, उस पूरे मंत्रिमंडल ने समंदर के नीचे जाकर वहां पर अपनी कैबिनेट की मीटिंग की थी, संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया को यह संदेश देने के लिए कि अगर ये पृथ्वी का गर्म होना नहीं रुका तो समंदर का स्तर जो बढ़ता जा रहा है उसमें मालदीव नाम का देश पूरी तरीके से डूब जाएगा, देश समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है तो बर्फ पिघलती है। अंटार्कटिका एक इलाका है इस दुनिया में जहां पर विराट पैमाने पर बर्फ है। उसकी हालत क्या हो रही है उससे ही हम लोग समझ सकते हैं कि क्या हो रही है। 2015 में पश्चिमी अंटार्कटिका में जितनी बर्फ पिघली है, कोई 5 लाख क्यूबिक मील बर्फ पिघलकर पानी बन गया। वो पानी कहां जाएगा? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? ऊंचाई से नीचे की ओर आएगा। वो पानी समंदर में जाएगा, और समंदर में जाने से क्या होगा? फिर उसकी समंदर की सतह जो है वो ऊंची होगी, क्योंकि समंदर तो कोई नदी नहीं है कि बह के चला जाएगा। 2015 में 11 फीट ऊंची हुई है समंदर की सतह, 11 फीट। इसका एक ही उदाहरण आप लोग समझ लें कि अभी बिहार में गंडक नदी का एक बांध खोल दिया गया, जिसकी वजह, और उसमें से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, क्यूसेक फीट। उसकी वजह से बिहार में 12 लाख लोग बेघर हो गए। ये 5 लाख क्यूबिक मील बर्फ है जो 2015 में पिघली थी, लगातार पिघल रही है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि हर साल 2 माउंट एवरेस्ट की चोटियों के बराबर बर्फ पिघल रही है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, हिमालय में पाई जाती है। 2 माउंट एवरेस्ट के बराबर बर्फ पिघल रही है और समंदर में जा रही है। एक बहुत बड़ा बर्फीला क्षेत्र है जिसको ग्रीनलैंड कहते हैं। अभी 1.5 साल पहले वैज्ञानिकों ने, मौसम विज्ञानियों ने यह कहा कि अगर ग्रीनलैंड पिघल गया तो ग्रीनलैंड के पिघलने के बाद समंदर की सतह कम से कम 20 फीट ऊंची हो जाएगी, कम से कम 2 अरब लोग बेघर हो जाएंगे। 1.25 करोड़ से ज्यादा आबादी तो अभी भी समुद्र की सतह से 10 फीट ऊपर रह रही है, उनका तो सफाया होना ही है।
और ये 2 अरब लोगों का बेघर होना ही नहीं है, उसके बाद जो पूरे का पूरा संतुलन बिगड़ेगा उसमें अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको ही नहीं आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे। उसके बाद जो प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा उसका क्या होगा? कौन पैदा कर रहा है ये खराब गैस? इस खराब गैस का सबसे बड़ा हिस्सा पैदा कर रहा है अमेरिका। और आबादी के हिसाब से अगर देखें तो मैं आपको उदाहरण दूं कि प्रति व्यक्ति भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की ये जो गैस उत्सर्जन है वो एक व्यक्ति पर 1.58 मीट्रिक टन है, लगभग 1.5 मीट्रिक टन प्रति व्यक्ति के हिसाब से ये गैस छोड़ते हैं हम लोग उद्योगों से या दूसरी जगहों से। चीन लगभग 6.5 मीट्रिक टन प्रति व्यक्ति फेंकता है, 6.59। लेकिन अमेरिका प्रति व्यक्ति 15.53, 15.5% गैस फेंकता है। आबादी 5% है अमेरिका की, लेकिन वो जो गंदी गैस फेंकने में वो पूरी दुनिया भर की 27% से ज़्यादा गंदी गैस को फेंकते हैं अपने यहाँ। और उनकी कंपनियों ने जो आके दूसरी जगह पर लगाई हैं कंपनियां, वो कितना फेंकती होंगी इसकी कल्पना पर लोग कर सकते। इसको लेकर पूरी दुनिया भर के देशों में बहस चल रही है। 3 राउंड के बाद पेरिस में जाकर एक समझौता हुआ। पहले तो अमेरिका ने दस्तखत करने से मना कर दिया, फिर बड़ी मुश्किल से दबाव डाला गया तो दस्तखत कर दी। अब ट्रंप के आने के बाद से वो क्लाइमेट एग्रीमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं। क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या था? क्लाइमेट एग्रीमेंट ये था कि इस बर्बादी को रोकने के लिए जो संपन्न राष्ट्र हैं उन्हें 2 काम करने होंगे। पहला काम, अपने यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड की खपत की रिसाव को या एमिशन को या उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। नंबर 2, इससे जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए पैसे देने पड़े। वो मना हो गया। ये एक वास्तविक खतरा है पृथ्वी के लिए। जैव विविधता बिगड़ती है तो पृथ्वी का जो 1.5 अरब साल का जो इतिहास है वो ये क्या कहता है, 5 बार ऐसे मौके आए जब इस दुनिया में जैव विविधता बिगड़ने की वजह से, बाहर के कारणों से बिगड़ी थी, बिगड़ने की वजह से पूरी प्राणी समाज लगभग खत्म हो गया था। पहला उत्पाद हुआ था ज्वालामुखियों के फूटने से, क्योंकि तब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, अंदर गरम गरम चीजें थी, लेकिन तब तक बहुत सारे प्राणी पैदा हो चुके थे, तो उनकी ज्वालामुखियों की फूटने की वजह से बड़ा विनाश हुआ। दूसरा विनाश हुआ था जब आइस एज 1 आया था, बर्फ युग आया था, पहला बर्फ युग। उसके बाद दूसरा बर्फ युग आया। तीसरा बड़ा विनाश हुआ था जब ब्रह्मांड से, अंतरिक्ष से बड़ी बड़ी उल्काएं आके, मेट्रोइट आके गिरे थे इस देश पर, जिसकी वजह से भारी पैमाने पर विनाश हुआ था। और ये जो बड़े बड़े जानवर हैं, डायनासोर्स वगैरह, ये डायनासोरस वगैरह, उसी प्राणियों, उसी उल्कापात की वजह से पूरी पृथ्वी पर जिस तरीके से भूचाल आया था या गर्मी बढ़ी थी, उसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। बहुत बड़े प्राणी हुआ करते थे, बहुत ताकतवर हुआ करते थे, मर गए। 5वीं बार जो विनाश हुआ इस देश पे, जिसमें लगभग 95% प्राणी मर गए थे, वो विनाश हुआ था महाद्वीपों के टकराव में और महाद्वीपों के बनने के दौरान। ये जो 6वां बार विनाश का जो खतरा हमारे सामने है, वो इन सारे विनाश के खतरों की तुलना में ज्यादा गंभीर और ज्यादा बड़ा है। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह मुनाफे की हवस। दुनिया में केवल 100 कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया का 70% से ज्यादा कार्बन कचरा पैदा करती है, केवल 100 कंपनियां। इसके एक मैं छोटे छोटे उदाहरण आपको दे रहा हूं, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक बातचीत करना संभव नहीं है। रोक सकती है वो उसको। जैसे राजस्थान में भी एक नदी जाती है मध्य प्रदेश से गुजरती हुई, वो जब नागदा से गुजरती है, उज्जैन के पास है नागदा, कोटा के बगल में, तो नागदा से जब वो गुजरती है तो उसके आसपास के 40-50 किलोमीटर की नदी के अंदर आपको कोई मछली नहीं मिलेगी, कोई प्राणी नहीं मिलेगा। बिरला जी का कारखाना लगा हुआ। वो कार्बन डाइसल्फाइड के केमिकल रिएक्शन के जरिए कपड़ा का धागा बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। और जितना भी गंदा पानी निकलता है वो सारे का सारा गंदा पानी पिछले 40, 45, 50 साल से चंबल में बहाया जा रहा है। यमुना के साथ
दिल्ली में यही हो रहा है, गंगा के साथ भी यही हो रहा है। क्या उस गंदे पानी को बहाने से रोका नहीं जा सकता? क्या उस गंदे पानी को शुद्ध करके उसके सारे केमिकल्स को निकालने के बाद बाहर फेंकने का काम नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन उसमें पैसा खर्च होगा, और पैसा खर्च होगा तो मुनाफा कम होगा। तो मुनाफा बढ़ाना है, दुनिया जाए भाड़ में। दुनिया की जो सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी कही जाती है भोपाल गैस कांड, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वो केवल 1,500 रुपया बचाने के लालच में हुआ था। उस फैक्ट्री में काम करने वाले फोरमैन ने अपने मैनेजर को यह कंप्लेंट दी थी लिखित में कि ये जो गैस की टंकी है, मिथाइल आइसोसाइनेट की जहरीली गैस जहां पर थी, जो ऋषिबाद में, जिसने एक साथ एक झटके में 5,000 लोगों को मार दिया, जिसने 5 लाख लोगों को 3 पीढ़ियों तक विकलांग पैदा किया, उसने कहा कि इसका जो वाल्व लगा हुआ है वो वाल्व खराब हो गया है। मैनेजर साहब ने उसको देखा और बोले अभी तो काम चल जाएगा, और अपने कंपनी का जो ईडी था उससे कहा कि ये बदलना होगा। उसने भी कहा अभी काम चलाओ। वो वाल्व कितने का आता था? 1,500 रुपये का। वो 1,500 रुपये अगर खर्च कर दिए जाते तो शायद ये इतनी बड़ी औद्योगिक त्रासदी नहीं होती, लेकिन कर दिए। तो ये जो औद्योगिक लूट चल रही है, जिसमें पर्यावरण की चिंता नहीं की जा रही है, जिसमें उन सारे प्रबंधों को नहीं किया जा रहा है। अगर चिमनी से गैस निकलती है, उस गैस को रोका भी जा सकता है, उस गैस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, वायुमंडल में जाने के बजाय और भी रास्ते निकाले जा सकते हैं। अरे नई टेक्नोलॉजी क्या नहीं कर सकते, लेकिन उसमें पैसा खर्च होगा, और पैसा खर्च होगा तो मुनाफा कम होगा। दुनिया जाए भाड़ में। दूसरा तरीका क्या है? बेतहाशा लूट चले। ये नदियों की जो रेत लूटी जा रही है, ये जो कोयला खदानें निजी कंपनियों को दे दी गई हैं, वो कोयला खदानें जिस तरीके से खोदी जा रही है, उसमें जितने पेड़ तोड़े जा रहे हैं या जितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनका कोई वैकल्पिक बंदोबस्त किया जा रहा है? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे एक जिला है सिंगरौली और सोनभद्र। सिंगरौली मध्य प्रदेश का है, सोनभद्र यूपी का है। उसको इस देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। वहां पर कोयला भी है, बहुत सारे पावर प्लांट्स भी है। अंबानी साहब ने एक परियोजना ली थी वहां पर, महान परियोजना। और उनके साथ के एक और एसर नाम की एक पूंजीपति है, उनने भी ली थी। उन्होंने उस पूरी की पूरी पुरानी घाटी को, जिसपे लाखों की संख्या में पेड़ थे, कई करोड़ पेड़ रहे होंगे, उस पूरी की पूरी घाटी को काटने के लिए बेदखल करने की बात की, और सरकार के साथ एग्रीमेंट में ये लिखा कि हम वैकल्पिक पेड़ वृक्षारोपण करने का काम करेंगे। और जब हम लोगों ने आरटीआई में जानकारी उनसे मांगी तो उन्होंने बताया कि वहां से 450 किलोमीटर दूर दमोह और सागर में उन्होंने 1.5 करोड़ पेड़ लगाए हैं। हमने पूछा कोई फोटो वोटो है? 1.5 करोड़ पेड़ तो काफी होते हैं, लेकिन यहाँ सरकार खुद वृक्षारोपण के नाम पे चोरी करने वाली है, तो पूंजीपति तो करेंगे इसका। तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो रही। नदी की रेत निकाली जा रही है, पूरे समंदर में ट्रॉलर्स के जरिए हजारों टन मछली रोज पकड़ी जा रही है। उसके साथ मछली नहीं आती, उसके साथ बहुत सारे ऐसे जानवर भी आ जाते हैं जो ट्रॉलर वालों की किसी काम के नहीं है, लेकिन उनको मार डालते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे का पूरा संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। खेती ले लीजिए, खेती का पूरा तरीका उन्होंने बदल दिया, अब तो और बदलने वाला। नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि मतलब फसलों का भी एक प्राकृतिक संतुलन के साथ एक रिश्ता होता है, मिट्टी को विकसित करने में एक योगदान होता है। 3 साल तक ये फसल होगी, 1.5 साल तक ये फसल होगी, उस सबको बदल दिया। अब उन्हें चाहिए कैश क्रॉप, जहाँ गेहूं और अरहर की दाल पैदा हो सकती है, उस चंबल के बीहड़ में, मुरैना में और उसकी बॉर्डर से लेके राजस्थान तक अब उन्हें जट्रोफा पैदा करना है, क्योंकि उससे डीजल बनाया जा सकता है, उससे तेल बनाया जा सकता है। अब उन्हें इत्र पैदा करना है, क्योंकि दुनिया की मार्केट में उसको बेचना है। तो उससे प्रकृति का जो संतुलन खराब होगा, जमीन का, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो अंग्रेजों के ज़माने में जो नील की खेती कराई गई थी, जिसकी वजह से 3 साल की नील की खेती के बाद कम से कम 10 साल के लिए जमीन बंजर हो जाती थी। उसके बाद जो अकाल पड़े थे उसको आप देख लीजिए, लगभग वही हालत यहाँ पर हो रही है। और ऊपर से नई नीतियां लेकर आ गए, कोयला खदानें निजी हाथ में दी जाएंगी। अभी तो परसों के रोज प्रधानमंत्री जी ये फरमा रहे थे 3-4 दिन पहले कि पूरी वो अमेरिका की कंपनियों को आना चाहिए, यहाँ पर पावर सेक्टर में आए, यहाँ पे बैंक सेक्टर में आए। मतलब वो काहे के लिए आएंगी?
जब ये सरकार सबसे पहले बनी थी 2014 में, तो जावड़ेकर साहब को पर्यावरण मंत्री बनाया गया था और उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये कहा था कि अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, पर्यावरणीय अनुमति के लिए परेशान नहीं किया जाएगा, जो भी आएगा उसको तत्काल अनुमति दे दी जाएगी। प्रकृति की ऐसी तैसी करो, मुनाफा कमाओ, हमारी पार्टी को योगदान दो, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। रास्ता क्या है? आखिरी बात, रास्ता क्या है? बैलगाड़ी पे वापस जाना रास्ता नहीं है। जो लोग ये कहते हैं ना कि अब हमें सब उसी जमाने में लौट चलना चाहिए, वो रास्ता नहीं है। वो रास्ता इसलिए नहीं है कि तकनीक और विज्ञान के दो यथार्थ है, दो सच्चाइयां हैं। पहली सच्चाई तो ये है कि ये कभी पीछे की ओर नहीं जाती, आगे की ओर जाता है विज्ञान। हमें विज्ञान की ताकत में पूरा विश्वास है। जो विज्ञान बिजली पैदा करने की आधुनिकतम मशीनें बना सकता है, नई टेक्नोलॉजी बना सकता है, वो बिजली पैदा करने के दौरान पैदा होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसाइड करने के लिए, उसका भी कुछ न कुछ इस्तेमाल करने के लिए भी टेक्निक बना सकता है और बनाई गई है। इसलिए वापस लौटने का सवाल नहीं है। विज्ञान आगे की ओर जाएगा, टेक्नोलॉजी आगे की ओर जाएगी। दूसरी विज्ञान और टेक्नोलॉजी की खास बात है कि वो जीवन को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। तकनीक है, मगर जिनका राज है वो केवल मुनाफे के लिए काम करना चाहते हैं। देख लीजिए, महामारी में भी कमाई जा रही है। महामारी के दौरान हमारे देश का जो सबसे एक नंबर का जो उद्योगपति है, वो देश में ही एक नंबर पे नहीं आया, बल्कि पूरी दुनिया भर में भी 6वें नंबर के रईस आदमी हो गए हैं। वो लोगों को वेतन नहीं मिल रहा, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि 7,500 रुपये महीने कम से कम 6 महीने तक दो, 6 महीने तक प्रति परिवार को दो, 6 महीने तक कम से कम पूरा राशन मुफ्त में दो, मनरेगा में काम दो। उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन अंबानी साहब मालामाल हो गए। इस महामारी के दौर में भी उनका मुनाफा जो है वो 37% की रफ्तार से बढ़ा। अर्थव्यवस्था की दिशा बदलनी होगी। अर्थव्यवस्था की दिशा मुनाफा केंद्रित नहीं होगी। अर्थव्यवस्था की दिशा जनता की सुविधाओं को बढ़ाते हुए प्रकृति के साथ संतुलन बिठाने की होगी, भले ही उसमें कितना भी खर्चा है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि मुकेश अंबानी ने कितना कमाया, महत्वपूर्ण यह है कि जनता का जीवन कितना आगे बढ़ा, महत्वपूर्ण यह है कि प्रकृति को किस तरीके से संरक्षित किया जा सका। पूरी दुनिया भर में जो बहस चल रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो फॉसिल फ्यूल है, ईंधन है, कोयले का, पेट्रोल का, डीजल का, उसकी जगह पर सौर ऊर्जा लेकर आइए, पवन ऊर्जा जो है वो लेकर आइए। वायु तो कभी खत्म नहीं होगी, हवा तो कभी खत्म नहीं होगी, सूरज भी हाल फिलहाल तो कोई खत्म होने की संभावना है नहीं, और ये कर भी नहीं पाएंगे। ये पृथ्वी को खत्म कर सकते हैं लेकिन सूरज को तो खत्म नहीं कर सकते। बनाइए ना, उसमें लागत ज्यादा है, लेकिन पृथ्वी से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या लागत? खर्चा किया जाना चाहिए उस पर। और दूसरा बात यह कि क्षतिपूर्ति के लिए कड़ाई के साथ नियम बनाए जाने चाहिए, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे भारत हो, चाहे बर्मा हो। प्रकृति के साथ, बायो डाइवर्सिटी के साथ किसी भी तरीके का मखौल नहीं चलेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये कि विज्ञान का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। दुनिया बचेगी, इंसान बचेगा तो विज्ञान की वजह से ही बचेगा। विज्ञान में नई नई खोजें होंगी, लेकिन विज्ञान का मखौल मत उड़ाइए, अरे ओजोन की परत क्या कर लेगी, हम तो हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे। ऐसे नहीं होता, विज्ञान विज्ञान होता। क्या ये करेंगे कभी? ये कभी नहीं करने वाले। इनका एकमात्र मिशन है मुनाफा। मार्क्स ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है पूंजी, दास कैपिटल। उस किताब को जब वो लिख रहे थे तो उनको एक मजदूर ने चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उसने कहा था कि कामरेड, ये पूंजी जो है ना, उसको अगर 10% मुनाफा मिले तो वो कहीं भी चली जाती है। अगर उसको 30% मुनाफे की संभावना हो तो वो देश की किसी भी सीमा को लांघ जाएगी। 100% मुनाफे की संभावना हो तो वो कोई भी नियम तोड़ देगी, मानवता के किसी भी नियम को तोड़ देगी। और अगर कहीं 300% मुनाफे की संभावना हो तो ये अपने मालिक की गर्दन को भी सूली पर चढ़ाने से बाज नहीं आती। इतनी लालची और हवसी होती है पूंजी। आपको तय करना पड़ेगा कि पूंजी के हिसाब से अगर काम चलेगा तो नहीं चलेगा। ये जो हो रहा है ना, वो नया नहीं हो रहा।
1848 में 48 पेज की एक छोटी सी किताब लिखी थी, मार्क्स और एंगल्स से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें उन्होंने बताया था कि आने वाले दिनों में पूंजी किस तरीके से काम करेगी। तो रास्ता कहां है? रास्ता है मुनाफा केंद्रित समझदारी और निजाम को बदलने, उसको बदलने के लिए दबाव बनाने में। अभी बहस चल रही है कि कोरोना का टीका बना कि कोरोना का टीका बना कि नहीं बना। ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी ने टीका बना लिया है, 3rd फेज भी उन्होंने पूरी कर ली है, लेकिन यह संभावना यह है कि वो इस साल के अंत तक आ पाएगा। हमारे यहाँ की एक लेबोरेटरी ने अपना काम पूरा कर लिया है, 7 लेबोरेटरीज में वो चल रहा है। लेकिन एक कोरोना का टीका तो मिल गया है, और वो क्या है? ये देखिए कि कोरोना कहां नहीं फैला। जिस देश में सबसे ज्यादा फैला था कोरोना, चीन में, वहां पर उन्होंने काबू पा लिया। उन्होंने हर चीनी नागरिक का टेस्ट कराया। हमारे यहां पर 10% भी टेस्ट नहीं हुआ। अमेरिका में भी 12% से ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ। वो ये कह रहे हैं कि ये बीमारी चीन से आई है, हालांकि इस पर भी तमाम सारे अध्ययन आ गए हैं, लेकिन उस बहस में पढ़ना नहीं। चीन के ठीक बगल में वियतनाम, एकदम बॉर्डर लगी हुई है। एक आदमी की भी मौत नहीं हुई वहां पर कोरोना से, उसने काबू पा लिया। कौन है वहां पर? लाल झंडे की सरकार। वो सरकार जो मुनाफे को लक्ष्य नहीं मानती, जनता के जीवन को लक्ष्य मानती है। क्यूबा में कोरोना नहीं फैला, भी एकदम अमेरिका के नीचे है, क्योंकि वहां भी मुनाफा केंद्रित अर्थव्यवस्था नहीं है। लाओस में नहीं फैला, हिंदुस्तान के केरल में नहीं फैला। वहां की सरकार ने जिस तरीके से जनता की मदद से उस पर काबू पाया, उसको लेकर पूरे दुनिया भर के पैमाने पर धूम मची कि हाँ, ये केरल मॉडल है। जहां मुनाफा केंद्रित राज्य शासन नहीं होंगे, जहां मुनाफा केंद्रित अर्थव्यवस्था नहीं होगी, जहां जनता प्रमुख होगी, जहां जीवन से ज्यादा कीमती अंबानी की तिजोरी नहीं होगी, जहां पर अमेरिकन कॉरपोरेट का मुनाफा किसी देश की नीतियों को तय नहीं करेगा, वहां पर यह होगा। वो क्या करते हैं? पॉलीथीन की वजह से हो रहा है। पॉलीथीन, प्लास्टिक पर रोक लगाओ, पॉलीथीन पर रोक लगाओ, बिल्कुल लगाओ, लेकिन यह भी तो बताओ कि पॉलीथीन की वजह से, प्लास्टिक की वजह से केवल 1% होता है, 1%। बाकी 99% तुम्हारे मुनाफे की वजह से पैदा हो रहा है। उसको तो कम से कम रोकिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल को एजेंडे पर लाना होगा कि जनता पहले है, पृथ्वी पहले है, वायुमंडल पहले है, किसी कॉरपोरेट की तिजोरी उसके बाद है। और जिस दिन दुनिया की जनता इस मांग को उठाने लगेगी, और उठा रही है, दुनिया के तमाम सारे देशों में इस कोरोना की महामारी के बाद लोगों के बीच में ये चिंता पैदा हुई है कि ये जो जमीन को खोदने का, जमीन को उधेड़ देने का, पूरे जंगलों को रौंद देने का, ये जो तात्कालिक मुनाफा कमाने के लिए जो काम किया जा रहा है, और पृथ्वी के शरीर के फेफड़े और किडनी और हार्ट और हीमोग्लोबिन को जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, वो रुकना चाहिए। और ये मानवता का सवाल है, ये राजनीतिक प्रश्न नहीं है। इसलिए इस मानवता के सवाल पर हम सारे लोगों को मिलकर पहल करनी होगी। आप सभी साथियों ने रात्रि के इस मौके पर मेरी बात को सुना, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। और मुझे राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का ये फॉर्मूला ठीक लगा कि लोग पूरी तरीके से खाना वाना खा के फ्री होके 9:30 बजे के आसपास सुन सकते हैं। ये टाइम मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत को हार्दिक धन्यवाद देते हुए, आगामी दिनों में उनके संघर्षों की कामयाबी की कामना करते हुए, आप सभी को आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।